10 साल पहले एक एनीमे आया जिसने तहलका मचा दिया। भले ही वो उस दौर में फंस गया और जल्दी ही बंद हो गया, लेकिन आज भी लोग उसे भूल नहीं पाए हैं। मुख्य किरदार जिनमू अचानक एक साधारण लड़के से इंसान खाने वाले राक्षस में बदल जाता है। बावजूद इसके वो अपनी इंसानियत बचाए रखता है और लोगों को खाने की अपनी इच्छा को लगातार दबाने की कोशिश करता है। कुछ दयालु राक्षसों की मदद से उसके सामने धीरे धीरे दुनिया का एक अनजाना सच खुलने लगता है। कहानी की शुरुआत में जिनमू सिर्फ एक लड़की का प्यार पाना चाहता था, लेकिन उसे पता चलता है कि शिकारी अक्सर शिकार के रूप में सामने आते हैं। ऐसे ही उसकी मुलाकात लीशी नाम की एक महिला से होती है, जो उसकी पूरी जिंदगी बदल देती है। जिनमू और लीशी दोनों को कॉफी पीने और एक ही लेखक की किताबें पढ़ने का शौक है। उनकी ये समानताएं उन्हें ऐसा एहसास कराती हैं जैसे वे पुराने दोस्त हों। लीशी जिनमू को अपने घर डिनर के लिए बुलाती है, लेकिन कहानी में एक खतरनाक मोड़ आता है। खाने वाला जिनमू नहीं होता, बल्कि वही होता है जिसे खा लिया जा। भले ही लीशी इंसान जैसा दिखता हो, असल में वह एक मांसाहारी है। लीशी ने जिनमू 100 मीटर ऊंचाई से दवा के कई टन गिरने के बाद भी लीशी पर कोई असर नहीं हुआ, लेकिन वह पहले ही मर चुका था। जब जिनमू जागा तो उसके मुंह में मौजूद स्वादिष्ट खाने से खून की कमी महसूस हो रही थी। निगलना मुश्किल हो गया था। भले ही उसने 3 दिन से कुछ नहीं खाया था, फिर भी उसे कोई परेशानी नहीं हो रही थी। बस ऐसा लग रहा था कि उसकी स्वाद महसूस करने की क्षमता में कुछ गड़बड़ है। डॉक्टर ने कहा कि यह सिर्फ मानसिक समस्या है और जब बर्गर निकाला, वो खाना था जो आमतौर पर लोगों के मुंह में पानी ला देता है, लेकिन उसका शरीर इसे स्वीकार नहीं कर रहा था। किसी तरह उसने हिम्मत जुटाकर 2 बाइट्स लिए। अचानक उसके मुंह में खून जैसा तेज स्वाद आया, जिससे वह तुरंत उल्टी करने लगा। जब बर्गर काम नहीं आया तो उसने चिकन, दूध, कोक, यहाँ तक कि सरसों और मिर्च तक पीने की कोशिश की। उसने घर में जो भी मिला सब कुछ पलट कर देख लिया, लेकिन नतीजा वही रहा। यह बर्गर कि अब वह इंसान नहीं रहा। भूख का एक गहरा एहसास उसे सड़क पर खींच लाया। उसके आसपास भीड़ में लोग उसे लजीज मांस की तरह लग रहे थे। उसका दिमाग बेतहाशा घूमने लगा। जब उसे होश आया तो उसने पाया कि उसके मुंह से अनजाने में लार टपक रही थी। जिनमू घबराकर घर की ओर भागा, क्योंकि किसी समय उसकी एक आंख लाल हो चुकी थी। उसे ऐसा लग रहा था मानो उसके पीछे इतिहास चलता आ रहा हो। जिनमू ने एक पल में सब कुछ समझ लिया। असल में डॉक्टर ने उसके अंदर इतिहास का एक अंग ट्रांसप्लांट किया था, एक एसएस क्लास मीलवॉर्म का अंग। उसने चाकू उठाया और अपने पेट की ओर इशारा किया। उसे लगा कि अगर वो इन अंगों को हटा देगा तो सब ठीक हो जाएगा, लेकिन चाकू टूट गया। साधारण हथियार उसे बिल्कुल नुकसानों पर खाने की तलाश में भटक रहा था। तभी पास की गली से एक महक आई। यह महक उसे वैसे ही आकर्षित कर रही थी जैसे माँ के हाथ का खाना करता है। वह अंधेरी गली से गुजरा और मीलवॉर्म को देखा। वही महक उसके शरीर से निकल रही थी। उस दयालु मीलवॉर्म ने उसके साथ खाना शेयर किया, खाना बर्बाद करने की इजाजत दी। मीलवॉर्म अपनी सीमा को लेकर बहुत संवेदनशील होते हैं। किसी और के शिकार क्षेत्र में घुसना सीधा चैलेंज माना जाता है, और जिनमू जो बस एक लाल आंखों वाला अजीबोगरीब शख्स था, उसे मीलवॉर्म के लिए और भी ज्यादा अजनबी माना गया। लेकिन जिनमू को इन सब चीजों की जानकारी नहीं थी कि जिम्मेदारी ले ली। एंडिंग डिस्ट्रिक्ट जैसा नाम से लगता है, मतलब है संघर्ष को कम करके स्थिरता बनाए रखना। बकवास। सामने वाला बुरी तरह पिट चुका था। डोंग जियांग ने जिनमू की तरफ देखा, जो भूख से तड़प रहा था। इंसान हूँ, उसने प्रार्थना की कि डोंग जियांग उसे इस संघर्ष से बचा ले। डोंग जियांग उसे मदद देने के लिए खुश थी। भूख उसे एक जानवर की तरह पागल बना देती थी, और सिर्फ एक अच्छा खाना ही उसे शांत कर सकता था। जब जिनमू हार मानने वाला था, तभी एंडिंग डिस्ट्रिक्ट का दुकानदार सामने आया। डोंग जियांग को रोका और जिनमू को वापस कॉफी शॉप ले आया। कॉफी ही वह चीज थी जिसे दुकानदार सामान्य रूप से स्वाद ले सकता था। एंडिंग डिस्ट्रिक्ट जो दुकानदार ने खुद बनाया था, उसका 20वां जिला था, और यह एक ऐसी जगह थी जहां दुकानदार ने खुद को एक महत्वपूर्ण इंसान के रूप में स्थापित किया था। दुकानदार ने जिनमू को एक बैग खून भी दिया जब वह जा रहा था। इसका कारण यह था कि दुकानदार पहले से ही जिनमू के दुखद अनुभव से वाकिफ था। जब एसएस क्लास मीलवॉर्म लीशी जिनमू को खा रहा था, तो एक हादसा हुआ। डॉक्टर ने लीशी के मरे हुए अंगों को जिनमू में ट्रांसप्लांट कर दिया। यह दुकानदार के लिए पहली बार था जब उसे ऐसी स्थिति का सामना करना पड़ा। अब जिनमू न तो इंसान था, न ही मीलवॉर्म। भूख ने उसे पूरी तरह पागल बना दिया था। लीशी का रूप किसी भी वक्त सामने आ सकता था। वह जिनमू के शरीर में एक मीलवॉर्म की तरह था, जो उसे हमेशा पागल होने पर बहकाता रहता। लीशी की गाइडेंस के तहत जिनमू लगातार अपनी इंसानी रूप को खा रहा था। दुकानदार द्वारा दिया गया खून फैल चुका था, लेकिन अचानक एक फोन कॉल ने उसे वापस खींच लिया। यह कॉल एक अच्छे दोस्त से थी। अगर वह मीलवॉर्म बन गया तो वह कभी भी यिंग के साथ नहीं खेल पाएगा। यिंग एक इंट्यूटिव इंसान था, जो हर चीज को समझ और महसूस कर सकता था। वह पहली ही नजर में जिनमू के चेहरे की हालत देख चुका था और उसे अच्छे से खाना खाने की याद दिलाई। फिर उसने जिनमू को सीनियर शिवेई के ग्रुप में ले जाया, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि वही सीनियर वही मीलवॉर्म है जिससे जिनमू पिछली बार मिला था। शिवेई ने उसे पहचाना और दोनों के बीच कुछ नहीं हुआ। शिवेई ने उन्हें जरूरी जानकारी के साथ घर वापस लाया। रास्ते में शिवेई ने ब्रेड भी खरीदी। साधारण मीलवॉर्म्स को इंसानी खाने के पास भी घिन महसूस होती है, लेकिन शिवेई ने बिना किसी इमोशन के उसे खा लिया। यह साफ था कि वह पूरी तरह से इंसानी समाज में घुल चुका था, जो जिनमू के लिए फिलहाल मुमकिन नहीं था। फिर अचानक शिवेई ने यिंग को धक्का दिया। उसकी नजर में उसका दोस्त बस एक भेड़ के पंजे जैसा था। उसे लगा कि जिनमू का भी वही विचार होगा, लेकिन जिनमू ने साफ किया कि वह शिवेई से अलग है। शिवेई जो गुस्से में था, ने जिनमू को पेट में छुरा घोंपा और फिर यिंग के चेहरे पर पैर मारा। फिर उसने जिनमू और लियांग लियांग का अपमान करना जारी रखा, लेकिन एक जोरदार किक के साथ उसे उड़ा दिया गया।
शिवेई जानता था कि यिंग एक इंट्यूटिव और संवेदनशील इंसान है और यही वजह थी कि उसने जिन मू पर हमला किया। अगर ये दोनों, यिंग और नया इंसान, ज्यादा समय तक साथ रहते तो अपनी कमजोरियां दिखा देते, जो शिवेई के लिए बहुत परेशानी का कारण बन सकता था। इसलिए उसने सोचा कि उसे जिन मू को वापस लाकर फिर यिंग को खत्म कर देना चाहिए। जिन मू के दिमाग में अचानक ही यिंग की यादें दौड़ पड़ी। जब वह बहुत छोटा था, उसके माता पिता का निधन हो गया था और यिंग ही था जिसने उसके बचपन में उसका साथ दिया था। यिंग सिर्फ उसका दोस्त नहीं बल्कि परिवार जैसा था। जिन मू कभी भी यिंग को मरते हुए नहीं देख सकता था। जिन मू के शरीर पर इतिहास का एक निशान था जो शिवेई की शक्ति को दिखाता था, चाहे वह कितना भी ताकतवर क्यों न हो। लेकिन शिवेई का शरीर हे जितोंग द्वारा चीर दिया गया। यह दरअसल इतिहास की एक छवि थी जो फिर से सामने आई थी। क्रेन के इस्तेमाल ने उसकी भूख को लंबे समय तक दबाए रखा था। उसकी इंसानी साइड धीरे धीरे खत्म हो रही थी और इतिहास का लगातार उकसाना जिन मू को पागल बनाने के लिए था, जो एक मशीन के इंस्टिंक्ट से आता था, लेकिन वह कुछ ऐसा था जिसे जिन मू कंट्रोल नहीं कर सकता था। फिर डोंग जियांग की छवि सामने आई और वह सोचने लगा, अब सच में मैं मरने वाला हूँ। इस बार वह सामने आएगी। जब जिन मू ने अपनी आंखें खोली तो डोंग जियांग ने उसे वापस कॉफी शॉप में लाकर रखा था। यिंग भी पूरी तरह से सुरक्षित था, लेकिन इस वक्त जिन मू अब भूखा नहीं था। उसके मुंह में अब भी खून के धब्बे थे। दुकानदार ने उसकी सोच की पुष्टि करते हुए कहा कि भूख से छुटकारा पाने का सिर्फ एक ही तरीका है, अगर तुम अपने दोस्तों को छोड़ दोगे तो तुम जिंदा नहीं रह सकोगे। जिन मू ने अपनी पहचान को समझा और यिंग को नुकसान न पहुंचाने के लिए उसे माफ कर दिया, लेकिन वह मील वॉर्म्स की दुनिया में फिट नहीं हो सकता था। वह अकेला था और इस दुनिया में उसका कोई स्थान नहीं था। दुकानदार ने उसकी सोच को नकारते हुए कहा, तुम इंसान हो और मील वॉर्म भी हो। तुम इंसानों और मील वॉर्म्स की दुनिया में हो। अनपिंग आओ, मुझे यकीन है कि यह तुम्हें तुम्हारे रास्ते तक ले जाएगा और मैं चाहता हूँ कि तुम हमारे बारे में और जानो। हम बस जानवरों का एक समूह है। अनपिंग मील वॉर्म्स का एक ऐसा स्थान है जहाँ इंसानों पर पलने वाले मील वॉर्म्स इकट्ठा होते हैं। उनका ज्यादातर खाना आत्महत्याओं से आता है। यह जिन मू का एक रोज का काम है जिसमें वह मिस्टर सिफांग के साथ लाशें उठाता है। काम के बाद मिस्टर सिफांग जिन मू को उसकी लड़ाई की कौशल को सुधारने के लिए ले जाते हैं और होटल के मालिक से मिलवाते हैं। होटल के मालिक सिले ने जिन मू को बताया कि असल में उसकी जहरीली आंखें कोई साधारण चेहरा नहीं है। अगर मील वॉर्म्स और इंसान एक साथ रहते हैं तो जीवन की संभावना हो सकती है और जहरीली आंखों की ताकत अब बेहद मजबूत होती है। बस इस तरह से पैदा होने वाले बच्चे आमतौर पर मरे होते हैं। जहरीली आंखों वाला मील वॉर्म लगभग एक शहरी मिथक जैसा है। जिन मू ने बताया कि वह जहरीली आंखें इसलिए बन गया क्योंकि उसने इतिहास का अंग ट्रांसप्लांट किया था। सिली ने कहा कि यह कोई दुर्घटना नहीं थी कि उसने इतिहास की मौत के बारे में सुना, बल्कि वह मारा गया था, लेकिन यह बस एक अफवाह थी। इसके अलावा जिन मू को इंसानी समाज में घुलने के लिए सीखना होगा, क्योंकि इंसानों का खाना मील वॉर्म्स को बेहद नफरत होती है। दुकानदार ने उसे बताया कि उसे जीभ से बचते हुए सीधे खाना निगलना होगा और कुछ बार ऐसा करना होगा ताकि इंसान इसे कोई खामी न समझे। लेकिन खाने को पचने से पहले उल्टी करना जरूरी है, वरना इंसानों का खाना शरीर को नुकसान पहुंचा सकता है। यह इतनी सावधानी से किया जाता है क्योंकि इंसानी दुनिया में मील वॉर्म सर्जर का खतरा होता है। उनके पास कुयिंग के नामक हथियार होते हैं जो मील वॉर्म्स से कहीं ज्यादा शक्तिशाली होते हैं और उनकी खोज क्षमता बेहद मजबूत होती है। एस लेवल मील वॉर्म बाघ ने अपना हथियार खो दिया था। सर्चर ने 20वें जिले में मील वॉर्म्स के गुट और बाघ का पीछा किया और बिना हथियार के बाघ ने मील वॉर्म डॉक्टर से एक नया हथियार बनाने के लिए कहा। डॉक्टर ने सर्चर के आने का जिक्र करते हुए अपनी पत्नी और बेटे को अपनी बेटी, जो एक शेफ थी, के साथ अन्नडिंग में भागने भेजा। दुकानदार ने जिन मू से कहा कि वह आगे बढ़कर एक मास्क बनवाए। मील वॉर्म और सर्चर के बीच लड़ाई में मास्क पहनना जरूरी होता है, क्योंकि अगर मील वॉर्म की असली पहचान और रूप का पता चल गया तो सर्चर उसे अंत तक शिकार करेंगे। मास्क बनाने वाले ने जिन मू से कहा कि असल में मील वॉर्म्स को इंसानी दुनिया में घुलने के लिए ऐसा मास्क पहनना पड़ता है जिसे वे कभी नहीं हटा सकते। जब तक आप इंसानों के बीच होते हो, सब कुछ एक बुलबुले जैसा हो जाता है और इस स्थिति में सबसे अच्छा तरीका है छिप जाना। इंसानों में घुलने के लिए उसने बहुत मेहनत की और कॉलेज जाने की योजना बनाई। हालांकि उसे यह पता था कि इंसानी समाज में जितना गहरे जाएगा उतना ही खतरनाक होगा, फिर भी उसने कहा कि उसे इंसान पसंद है। मास्क की दुकान कभी कभी इंसानों का ध्यान खींचती थी और इससे उसे बहुत खुशी होती थी। हालांकि वह लोगों से अच्छे से बात नहीं कर पाता था। अन्नडिंग ने जिन मूस को मील वॉर्म की मानसिकता के बारे में समझाया। मील वॉर्म्स का इंसान खाना एक स्वाभाविक प्रवृत्ति है जिसे बदला नहीं जा सकता, लेकिन अन्नडिंग जिले के लोग इंसानों के प्रति बहुत दयालु होते हैं और उनका खाना ज्यादातर आत्महत्याओं से आता है। यहाँ के एक सदस्य के रूप में जिन मू चाहता था कि वह अन्नडिंग जिले के लिए कुछ कर सके। जिन मू अन्नडिंग जिले के लिए कुछ करना चाहता था। डोंगरशांग के मुंह से उसने शेफ का अनुभव सुना और वह उसकी देखभाल करना चाहता था, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि शेफ ठीक उसी वक्त वहां था। उस खून के छींटे ने जिन मू को डराया और उसने यह जानकर लड़की को इस तरह से देखना पसंद नहीं है। एक कप कॉफी लेकर बाहर निकल गया। उसने कॉफी लेकर उसे जाने को कहा। अचानक जिन मू को यह एहसास हुआ कि शेफ भी वही किताबों के लेखक को पसंद करता है जो उसे पसंद था और वह बीमार था। शेफ जल्दी से दूसरी चीजें लेने के लिए भागा। जिन मू को कुछ शब्द समझ में नहीं आ रहे थे क्योंकि मील वॉर्म के बच्चे आमतौर पर स्कूल नहीं जाते, इसलिए वह केवल शब्दकोश देख सकता था। जिन मूज ने धैर्य से शेफ को पढ़ाया। अगले दिन अन्नडिंग जिला में एक अप्रत्याशित मेहमान आया। वह एक प्रसिद्ध गैस्ट्रोनोम था, एस लेवल मील वॉर्म युएशान। उसने सिर्फ जिन मू की खुशबू को महसूस किया और उसे एक बेहतरीन गैस्ट्रोनोम मानते हुए उसे शिकार करने के लिए तैयार हो गया। जबकि जिन मू अकेला था,
युए शान अपने पसंदीदा सचिव से एक सज्जन के सौम्य और सुरुचिपूर्ण रूप के बारे में बात कर रहा था और भले ही डोंगशांग ने उसे चेतावनी दी कि युए शान खतरे में है, फिर भी वह अनजाने में अपनी सतर्कता कम कर बैठा और युए शान का निमंत्रण स्वीकार कर लिया कि वह कॉफी पीने जाए। लेकिन जब जिनमू ने अपनी कॉफी पी, जिनमू ने हाथ में कॉफी पीते हुए महसूस किया कि जमीन ऊपर उठने लगी और वह एक ऐसी जगह पहुंच गया जो बीन फैक्ट्री जैसी लग रही थी। असल में यह सब युए शान की साजिश थी। इसे बीन फैक्ट्री कहने से बेहतर है कि इसे एक कसाई खाना कहा जाए। मालिक उस भोजन को मारने के लिए कसाई की व्यवस्था करेंगे जिसे धोखा दिया गया है। फिर उसे फाड़कर युए शान ने जिनमू के खून वाला रुमाल फेंक दिया, जिससे नीचे के मीलवॉर्म्स पागल हो गए। यह साफ था कि जिनमू मीलवॉर्म्स को इंसानों का स्वाद मिल गया था। यह उनके लिए एक ऐसी डेलिकेसी थी जिसे उन्होंने पहले कभी नहीं चखा था। तालियों की आवाज के साथ कसाई ने जिनमू को मारना शुरू कर दिया। जिनमू ने खुद को बचाने की कोशिश की, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि युए शान ने कॉफी में दवा मिला दी थी। जिनमू खड़ा भी नहीं हो सका। भागना तो दूर की बात थी, लेकिन संकट के बीच जिनमू के मीलवॉर्म्स फट सकते थे। उसने अपने चाचा के दाहिने हाथ का इस्तेमाल किया और कसाई को कुछ मीटर दूर फेंक दिया, फिर बेबस होकर जमीन पर गिर पड़ा। मीलवॉर्म्स ने जिनमू की पहचान एक आंख वाले व्यक्ति के रूप में कर ली और एक चौंकाने वाली आवाज पैदा की। युए शान मंच पर पहले से कहीं ज्यादा उत्साहित था। अब उसे यह समझ में आ गया कि जिनमू की वास्तव में एक बहुत ही दुर्लभ एक आंख वाला मीलवॉर्म है। एक आंख वाला मीलवॉर्म एक बेहद स्वादिष्ट भोजन माना जाता है जिसे हासिल करने की ख्वाहिश होती है। वह मंच पर आया और कसाई को मार डाला। इस तरह के स्वादिष्ट भोजन के बारे में अकेले ही सोचना चाहिए। युए शान ने जानकारी खंगाली ताकि वह आंखों का सही तरीका से स्वाद ले सके। वह जिनमू को वापस भेज देता है और उसे दवा देकर सब कुछ भूलने को कहता है। उस दिन जिनमू ने सीनियर शिए वेई से मुलाकात की, जो घेर लिया गया था, और भले ही शिए वेई ने उसे नुकसान पहुंचाया, वह फिर भी 4 सज्जनों की कसरत के साथ गोली चलाने का फैसला करता है। ये मीलवॉर्म्स उसके मुकाबले नहीं थे। जिनमू ने बुरी तरह घायल शिए वेई को घर भेज दिया। शिए वेई की गर्लफ्रेंड गुई वेई ने देखा कि शिए वेई बुरी तरह घायल था, कमजोर था और खाने की कमी भी थी। इसी वजह से वह ऐसा था। उसने यह भी जाना कि गुई वेई असल में इंसान है, लेकिन गुई वेई को इस बात की कोई परवाह नहीं थी कि शिए वेई मीलवॉर्म है, क्योंकि यह जीवन का एक हिस्सा था जिसे बदला नहीं जा सकता था। उनका प्यार देखकर जिनमू को कुछ महसूस हुआ। उसने शिए वेई के लिए खाना लाने के लिए सुरक्षित इलाके में वापस जाने का फैसला किया, लेकिन खाने की सुरक्षा के लिए जिनमू फ्रिज का दरवाजा नहीं खोल पा रहा था। तभी उसने खिड़की के बाहर एक पत्र देखा। उसे यह उम्मीद नहीं थी कि युए शान ने गुई वेई का अपहरण कर लिया था और उसे साथ में डिनर पर बुलाया था। तभी दरवाजे पर एक दस्तक सुनाई दी। वह जिवेई था, जो कमजोर था। उसने देखा कि उसकी प्रेमिका घर नहीं आई और दरवाजे पर दस्तक दी। जिनमू ने उसे सच बता दिया। जल्दी ही उन्होंने युए शान के पत्र का स्थान ढूंढ लिया। यह पता चला कि युए शान जिनमू को खाने के लिए गुई वेई को मसाले की तरह इस्तेमाल करना चाहता था। अब जिनमू की प्रतिक्रिया का इंतजार किया जा रहा था। वह आगे बढ़ा। श्वे और जिनमू दोनों उम्रदराज और कमजोर थे, युए शान का सामना नहीं कर पा रहे थे। कुछ ही समय बाद उसने उन्हें जमीन पर गिरा दिया। हालांकि तभी डोंगशियांग अचानक छिपकर हमला करने आ गया। उसने समझ लिया था कि जिनमू के साथ कुछ गड़बड़ है, इसलिए उसने उसका पीछा किया। लेकिन डोंगशियांग इंसानी समाज में ढल नहीं पाया था। उसने जरूरत से ज्यादा इंसानी खाना खा लिया था, जिससे उसकी ताकत काफी कमजोर हो गई थी। छिपकर किए गए हमले का घाव युए शान ने पल भर में ठीक कर लिया और वह पूरी तरह से सामान्य हो गया। डोंगशांग और युए शान की साजिश को जिनमू ने रोक दिया। उसने हेजी का उपयोग करके डोंगशांग को घायल कर दिया। इसके बाद युए शान गुइवे को खाने के लिए गया। हालांकि गुइवे के शरीर पर मौजूद जख्म ने युए शान को अपराध बोध से भर दिया। यह जख्म शीवे के दर्द का प्रतीक था। शीवे की बहन ने एक बार इंसान से प्यार किया था, लेकिन जब उस इंसान को पता चला कि वह एक खाने वाली मीलवर्म है, तो उसने उसे रिपोर्ट कर दिया। शीवे की बहन खोजकर्ताओं के हाथों मारी गई। इस घटना के बाद शीवे ने इंसानों पर भरोसा करना बंद कर दिया। फिर गुइवे उसकी जिंदगी में आया। शुरुआत में शीवे ने उसे केवल खाने का भंडार समझा, लेकिन जिस दिन जिनमू ने उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया, गुइवे ने शीवे की पहचान को समझ लिया। शीवे पहले से ही कमजोर था और गुइवे को लगा कि अगर उसने उसे रिपोर्ट कर दिया तो शीवे भी उसकी बहन की तरह मर जाएगा। लेकिन गुइवे ने ऐसा नहीं किया। उसने शीवे को खुद को सौंप दिया। गुइवे ने बताया कि उसने अपने माता पिता के जीवन के सबसे अंधकारमय समय में शीवे से मुलाकात की थी। शीवे ने उसके टूटे हुए दिल को ठीक किया और जीने की नई उम्मीद दी। वह कहता है कि अगर उसे शीवे को खुद को खाने देना पड़े तो वह भी मंजूर है। इस क्षण ने शीवे के निराश दिल को भी ठीक कर दिया, जैसे उसने कभी गुइवे को किया था। शीवे ने अपने कमजोर शरीर के साथ युएशन को रोके रखा। उसे बार बार मारा गया, लेकिन उसे दर्द महसूस नहीं हुआ। अंत में युएशन ने हेजी का उपयोग करके हमला किया। भोजन मीलवर्म का अधिकांश हिस्सा हेजी से ही आता है। डोंगशांग और शीवे की ताकत कमजोर नहीं थी, लेकिन खराब भोजन की वजह से वे अपनी पूरी शक्ति का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे थे। युएशन की बातों ने जिनमू को जगा दिया। उसने डोंगशांग से कहा कि वह उसका मांस खा ले। डोंगशांग का सामान्य रूप में एसिडी स्तर की ताकत होती है। जिनमू के मांस और उसकी जहरीली आंखों में मजबूत शक्ति थी। डोंगशांग की हेजी यूहे प्रकार की थी, जो विस्फोटक गति और लंबी दूरी के हमले में माहिर थी। युएशन की नकली हेजी तेज और मजबूत थी, लेकिन वह डोंगशांग का मुकाबला नहीं कर सका। युएशन ने गुइवे से ताकत लेने की कोशिश की, लेकिन तभी शीवे, जो बेहोश पड़ा था, अचानक होश में आ गया। डोंगशांग ने इस मौके का फायदा उठाते हुए युएशन की बांह काट दी। युएशन ने जिनमू से रहम की भीख मांगी, लेकिन डोंगशांग ने उसे खत्म कर दिया। डोंगशांग फिर गुइवे के पास गया, उसे खत्म करने के लिए तैयार। गुइवे ने जिनमू की पहचान जान ली थी और डोंगशांग ने फैसला किया कि ऐसा व्यक्ति नहीं बच सकता। हालांकि
जिन्मू की बार बार की विनती के बावजूद डोंगशांग ने एहतियात के साथ कदम उठाए। जब गुइवे गिरा तो उसने डोंगशांग से जो पहला वाक्य कहा उसने डोंगशांग को पूरी तरह तोड़ दिया, लेकिन डोंगशांग ने उसे खत्म कर दिया। डोंगशांग फिर गुइवे के पास गया, उसे खत्म करने के लिए तैयार। गुइवे ने जिन्मू की पहचान जान ली थी और डोंगशांग ने फैसला किया कि ऐसा व्यक्ति नहीं बच सकता। हालांकि जिन्मू की बार बार की विनती के बावजूद डोंगशांग ने एहतियात के साथ कदम उठाए। जब गुइवे गिरा तो उसने डोंगशांग से जो पहला वाक्य कहा उसने डोंगशांग को पूरी तरह तोड़ दिया। शीवे एक बेहद खूबसूरत लड़की, जीवन में अंतहीन शिकायतों से घिरी हुई थी। पौधों की गंभीर सूजन और उनके असर को देखते हुए शिवे ने यह तय किया कि वह इंसानों की स्थिरता में योगदान नहीं करेगा, लेकिन इसका इंसानों पर कोई फर्क नहीं पड़ा क्योंकि सभी पौधों का आधार ही इंसान थे। जांचकर्ता जनहू, जो पौधों से गहरी नफरत करता था, एस लेवल पौधों की जांच में जुटा हुआ था। उसने 20वें जिले में पौधों को बेरहमी से खत्म किया। हर बार शिकार करते हुए वह जानबूझकर एक निशान छोड़ देता था ताकि ज्यादा से ज्यादा जानवर वहां खिंच सके और उनसे जानकारी हासिल की जा सके। आखिरकार जनहू ने मीलवर्म्स के जरिए बीआईएचयू को बाहर निकालने में सफलता पाई, लेकिन बीहू एक एस लेवल का शक्तिशाली मीलवर्म बेहद ताकतवर था। जनहू ने अपने प्रशिक्षु यामेन के साथ मिलकर उसे लड़ने की कोशिश की। उन्होंने कोयिन को हथियार को तोड़ तो दिया, लेकिन बीहू को मात देने में नाकाम रहे। हालांकि बीहू भागने में सफल रहा, फिर भी अन्य मीलवर्म्स का उपयोग जेनहू को फंसाने के लिए किया जा सकता था। लेकिन जेनहू यह नहीं जानता था कि उसकी यह कार्रवाई उसे मौत के जाल में ले जाएगी। उसी दिन जब मीलवर्म शेफ बाजार में खरीदारी कर रहा था, उसे अपने पिता की गंध महसूस हुई। वह गंध का पीछा करते हुए एक गली में पहुंचा। वहां जनहू और यामेन उसका इंतजार कर रहे थे। उसके पिता की गंध एक बॉक्स से आ रही थी। कुछ ही पलों में माँ और बेटे ने सच्चाई को समझ लिया। माँ ने मीलवर्म्स को जन्म दिया था और अपनी जान की कीमत पर शेफ की रक्षा की। माँ और बेटे ने मिलकर शेफ को सुरक्षित स्थान पर भागने का मौका दिया, लेकिन उसने सर्चलाइट को अकेला ही छोड़ दिया। यह स्पष्ट रूप से एक कीट जैसा प्राणी था, लेकिन उसमें माँ जैसा प्रेम था। यह देखकर जेनहू को घृणा हुई। उसने अपने हाथ में पकड़ा हुआ डिब्बा खोला और उसमें से कोयिन को हथियार निकाला जो कीटों द्वारा बनाया गया था। माँ और बेटा दोनों सिहर उठे क्योंकि यह हथियार उनके पति ने बनाया था। दूसरी तरफ भागते हुए शेफ को जिन्मू ने रोका। जब वे गली में लौटे तो माँ और बेटा पहले ही घुटनों के बल जमीन पर झुके हुए थे। वे दोनों, जिन्होंने कभी इंसानों से लड़ाई नहीं की थी, अंत तक शांति से खड़े रहे। अपने जीवन के अंतिम क्षणों में माँ ने जिन्मू की ओर हल्की मुस्कान दी। अंधेरे में खड़ा जिन्मू खुद को कमजोर महसूस कर रहा था। उसने बस इतना किया कि शेफ की आंखों को ढक लिया ताकि वह यह दुखद दृश्य न देख सके। जब शांत क्षेत्र के लोगों को इस घटना के बारे में पता चला तो वे बहुत दुखी हुए, लेकिन वे माँ और बेटे का बदला नहीं ले सके क्योंकि जेनहू की हत्या से और अधिक हिंसा भड़क सकती थी। लोगों को सांत्वना देने के लिए दुकान के मालिक ने जिन्मू को समझाया कि वह खुद को दोषी न ठहराए, लेकिन डोंगशियांग इस अपमान को सहन नहीं कर सका। उसने माँ और बेटे की हत्या में शामिल लोगों का पता लगाया और एक पर अचानक हमला करके उसे मार दिया। यामेन, जो हथियार लेकर नहीं आया था, डोंगशियांग के सामने बेबस था। ठीक तभी जेनहू कोवियन को हथियार के साथ वहां आ गया। उसने पहले ही अनुमान लगा लिया था कि कीट बदला लेने आ सकते हैं, इसलिए वह तैयार था। उसने कोवियन को का इस्तेमाल करके डोंगशियांग पर हमला किया, लेकिन डोंगशियांग ने अपनी ताकत से इसे चकमा दे दिया। जेनहू, जो चालाक और अनुभवी था, ने माँ और बेटे के बारे में जानकारी जुटाई थी। उसने डोंगशियांग की प्रतिक्रिया देखी और माँ और बेटे का मजाक उड़ाते हुए उसकी भावनाओं पर चोट की। डोंगजियांग, जो उत्तेजित हो गया था, एक पल में ही जुड़ गया, आगे बढ़ा और आउटपुट को मारा, लेकिन वह जेनहू द्वारा आसानी से चकमा दे दिया गया। एक मीलवर्म जांचकर्ता के रूप में वह मीलवर्म को बहुत अच्छी तरह से जानता है। डोंगजियांग लंबी दूरी के हमलों में बहुत अच्छा है और लंबी दूरी के हमलों में अच्छा है, लेकिन कमी यह है कि यह बहुत लंबे समय तक चलता है। कुछ समय बाद असहाय डोंगजियांग को छुरा घोंपा गया। वह जानता था कि वह अजेय है। गति लाभ का उपयोग करके पीछे हटे। हालांकि एकांत क्षेत्र उनके अपने लोगों को हमला करने से नहीं रोकेगा, लेकिन यह हमलावरों की मदद नहीं करेगा। दुकानदार ने जिन्मू को रोक दिया, जो चंगा करने में मदद करना चाहता था, लेकिन जिन्मू अभी भी डोंगजियांग के साथ पकड़ा गया। हालांकि डोंगजियांग उसे पसंद नहीं करता था। उसने सोचा कि अगर उसने खुद को मार डाला तो कोई बात नहीं है, लेकिन लियांगजी, जिसने कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया था, उसकी बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। वह इसे स्वीकार नहीं करता था। जिन्मू ने कहा कि जांचकर्ता और मीलवर्म दोनों एक गलती नहीं थे। वह मार नहीं सकता था, लेकिन लियांगजी की मृत्यु से पहले उसकी मुस्कान ने उसे गहराई से प्रभावित किया। जब तक यह एक वास्तविक व्यक्ति है, चाहे वह मीलवर्म हो या इंसान, वह उनकी रक्षा के लिए पूरी कोशिश करेगा। अगर डोंगजियांग के साथ कुछ होता है, उसे बहुत दुख होगा। अगले दिन जेनहू को एक रिपोर्ट मिली। एक पुल के छेद में एक मीलवर्म पाया गया। पुल का छेद संकरा है। बस उसके रोने को रोकने के लिए समृद्ध अनुभव ने उसे अनुमान लगाया कि क्या रात में देर से सोने वाले शेफ को अचानक अपनी माँ की गंध आई। वह जल्दी से पुल के छेद पर आया। उसके सामने एक खुला बैग था। उसकी माँ की गंध अंदर फैल रही थी। उसने दर्द से चीख मारी। शेफ की चीख सुनी गई थी। जिन्मू ने उसे ढूंढने के लिए बाहर निकाला। मैं केवल डोंगजियांग को पुल के छेद की ओर बढ़ते हुए देख सकता हूँ और उसके पीछे एक पूर्ण कवच वाला यम है। जिन्मू जल्दी से आगे बढ़ा उसे रोकने के लिए। जैसे ही भारी बारिश हुई, दोनों पक्षों के बीच लड़ाई शुरू हो गई। जेनहू ने शेफ की माँ की लाश को चारा बनाया। डोंगजियांग को विस्फोट करे। उसने इसे पहली बार अपनी आंखों से देखा। फिर उसने इस पत्थर के खंभे का उपयोग हमले से बचने के लिए किया। जेनहू के कोयनके के हमले की दूरी की सीमा तक पहुंचने के बाद यह डोंगजियांग का यहाँ हमला करने का विकल्प है। उसने जेनहू से पूछा कि क्या मीलवर्म जीने लायक नहीं था, जो स्पष्ट रूप से किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता था। उस अच्छे बेटे को मार दिया गया। हम बस अच्छे से जीना चाहते हैं। जेनहू ने थोड़ा सुना।
डोंग जियांग के ऐसा करने का इंतजार नहीं किया। एक नया कॉइन के दिखाई दिया। उसने उसे थप्पड़ मारा। शेफ के शिष्य अचानक बड़े हो गए क्योंकि यह उसकी माँ के कमर से बना एक हथियार है। उसी समय जिन्मू को यम द्वारा गिरा दिया गया है। जो मीलवर्म को दबाता है वह एक सब्जी है। यम ने जिन्मू से पूछा, दूसरों को अपनी इच्छा के अनुसार लोगों को खाने के लिए चोट पहुंचाएं। तुम राक्षस संसार में क्यों विद्यमान हो? क्या आपने कभी अपने मारे गए प्रियजनों की भावनाओं के बारे में सोचा है? यम के शब्दों ने जिन्मू को क्या समझाया। चाहे वह मीलवर्म हो या इंसान, उसके दिल में सबूत है, लेकिन लगभग अपूरणीय विरोधाभास के कारण दोनों पक्षों में एक दूसरे की जाति के प्रति बहुत बड़ा पूर्वाग्रह है। हालांकि चाहे वह मीलवर्म हो या इंसान, लेकिन उन सभी का एक दयालु अस्तित्व है। उन्हें मरना नहीं चाहिए था। जिन्मू, जो एक मीलवर्म और इंसान दोनों है, केवल वह मीलवर्म मानव के अच्छे और बुरे को अपनी आंखों में डाल सकता है। केवल वह यह सब दुनिया को बता सकता है। जिन्मू ने यम से कहा, जो दुनिया को विकृत करता है वह केवल खाने वालों के मीलवर्म नहीं है, ऐसे भी इंसान है जो लगातार कत्लेआम कर रहे हैं। जिन्मू अब मीलवर्म वृत्ति को दबाता नहीं है। यम पर पटक दिया, मांस का एक टुकड़ा काटकर मार डाला। जैसे ही खून शरीर में प्रवेश करता है, जिन्मू का बेटा प्रकट होता है। डॉक्टर ने आसानी से यम का कमर काट दिया, लेकिन मीलवर्म वृत्ति रक्त की एक ब्लेड की तरह है। पर्याप्त रक्त के बिना वह पागल हो जाएगा। जबकि अभी भी कारण है, जिन्मू ने यम को थप्पड़ मारा। उसे तेजी से दौड़ने दो, यहाँ तक कि भीख मांगते रहो। कृपया अपने आप को हत्यारा न बनने दें। यम पहली बार एक ऐसे मीलवर्म को देख रहा है जो उसे दौड़ाता है। इसने उसे अपने स्वयं के विश्व दृष्टि पर संदेह किया। दूसरी ओर जेनहू ने शेफ को पकड़ लिया, दोनों को मारने के लिए तैयार। हालांकि इस समय रक्त का एक पूल गिर गया। जेनहू का दाहिना हाथ कट गया। निर्णायक क्षण में शेफ का क्रेन जाग गया। वह एक ही समय में अपने माता पिता के दो प्रकार के क्रेन को विरासत में मिला। जेनहू ने इसे देखा और मदद नहीं कर सका, लेकिन उसे शेफ ने खींच लिया और एक और सिर काट दिया। अनजाने में पूरी प्लेट पकाई गई। डोंग जियांग ने शेफ को पूरी तरह से मारने दिया। हालांकि शेफ ने धीरे धीरे क्रेन उठाया। बदला लेना उसके लिए महत्वपूर्ण नहीं है। वह बस अपने माता पिता को देखना चाहता है। वह बस बहुत दुखी है। पिता, माँ, मुझे बहुत दुख हो रहा है माँ। शेफ ने जेनहू को एक मौका दिया। उसने क्रेन उठाया और अचानक गले लगा लिया। लेकिन डोंग जियांग, जिसने थोड़ी ताकत हासिल की, ने उसे एक घातक वार किया। भले ही जेनहू की गर्दन और एक हाथ और एक पैर कट गया हो, उसने अभी भी अपनी अंतिम सांस ली और डोंग जियांग तक चढ़ गया। उसने गेंगे के गले को फाड़ दिया। बदला लेने से पहले वह मरना नहीं चाहता था। जेनहू की मौत डोंग जियांग को थोड़ी भी खुशी नहीं दिलाई। उसने जेनहू के दस्ताने खोले। उसके सामने के दृश्य ने उसे ढहा दिया। उसके बाएं हाथ में बिना नाम की अंगूठी एक शादी का प्रतिनिधित्व करती है। जेनहू के पास भी अपना है। भले ही आप अपनी जान दे दें, आपको अपने परिवार की रक्षा करनी होगी। डोंग जियांग असहाय होकर जमीन पर बैठ गया और दूसरी तरफ पागल सुनहरे पेड़ के पीछे एक आकृति दिखा दी। सुनहरे पेड़ ने अचानक देखा, एक हमले ने किसी के पेट को छेद दिया। हालांकि दुकानदार ने कहा कि वह मदद नहीं करेगा, लेकिन फिर भी श्री सिफांग को गुप्त रूप से उनकी रक्षा के लिए भेजा। श्री सिफांग द्वारा लाए गए मांस और रक्त के साथ सुनहरे पेड़ ने अपनी तर्क संगतता हासिल कर ली है। वे शेफ और डोंग जियांग को लेने के लिए पुल पर पहुंचे। डोंग जियांग ने जेनहू की दिशा का सामना किया, सलाम करने के लिए थोड़ा सा सिर हिलाया। उसी समय यमन भी घटनास्थल पर पहुंचे, लेकिन केवल जेनहू की आवाज ने उसका अभिवादन किया। उसने अपने हाथों से अपने गुरु की आंखों को इस पर रखा। उसने जोर से रोया। 80 वर्षीय व्यक्ति के सामने रक्त का एक पूल छोड़ दिया। तब उसकी आंखें लाल हो गईं। यह पता चला कि बूढ़ा व्यक्ति चियुआन का प्रमुख था और यमन का प्रमुख वू सिचुआन था। भले ही वह प्रमुख से निपटने में माहिर खोज करता था, कुयिनके के बिना वह सिर्फ एक वाहक था। मास्टर जेनहू समय पर पहुंचे। यमन के सहायकों ने उसकी सराहना की, लेकिन जब तक दुश्मन आपके सामने प्रकट होता है, भले ही आपके हाथ पैर कट गए हों, आपको अपनी पूरी कोशिश करनी होगी। यह पहला सबक है जो उन्होंने कै न्याओ यमन को दिया। कई सालों बाद जेनहू ने अपने शब्दों को अंत तक पहुंचाया। भले ही वह लड़ाई में कट गया हो अपने जीवन के अंतिम क्षण में, लेकिन फिर भी दुश्मन तक रेंगने के लिए अंतिम सांस तक लड़े। आज का यमन कैन यहाओ नहीं रहा, लेकिन सीसीजी में सबसे कम उम्र का शीर्ष खोजकर्ता। जेनहू के बलिदान के बाद यमन बदला लेने के लिए डोंग जियांग को ढूंढना चाहता था, लेकिन 11वें जिले में एक बड़ा बदलाव आया। कांस्य वृक्ष नाम का एक संगठन अचानक प्रकट हुआ। उन्होंने न केवल स्थानीय लोगों को दबाया और जीत लिया, यहाँ तक कि सीसीजी शाखा का भी वध कर दिया गया। इसलिए यमन को विशेष प्रतिरोधक दल में शामिल होने के लिए भेजा गया। मनुष्य और लोगों के बीच एक युद्ध शुरू होने वाला है। एंडिंग जिले के स्टोर मैनेजर को भी 11वें जिले की जांच के लिए आना पड़ा, लेकिन स्टोर मैनेजर के जाने के बाद अवांछित मेहमानों का एक समूह एंडिंग जिले में आया। वानजांग शिली 11वें जिले में एक दोस्त है। उसने जिन्मू से कहा कि कांस्य वृक्ष इतिहास की तलाश में था। बिहू कांस्य वृक्ष द्वारा भेजे गए कैडरों में से एक है। एंडिंग जिला बेहद खतरनाक हो गया है, क्योंकि इतिहास अक्सर यहाँ आता है। इसलिए वानजांग इतिहास के ग्रीष्मकाल की पूछताछ करना चाहता था। उसकी उम्मीदों को देखो,